हाँ जी। तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल है एंड आई वांट यू टू आंसर मी ऑनेस्टली कि कितनी ईएमआई चल रही है घर में। एक, दो, तीन, या हम में से कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि कितनी चल रही है। फॉर एग्जांपल होम लोन, कार लोन, फोन के ईएमआई, लैपटॉप्स के ईएमआई, और वो बाय नाउ पे लेटर वाला जो हमने शायद लास्ट मंथ यूज किया था, बस एक बार यूज करके रुक गए थे, है ना। अगर ये सुन के दिल थोड़ा सा बैठा है तो ट्रस्ट मी, वी बोथ आर इन द सेम बोट। तो आज हम बात करेंगे ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि हमारे इंडिया के मिडिल क्लास का सबसे बड़ा साइलेंट पार्टनर बन के बैठा हुआ है एंड वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज इट। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट कि ये पार्टनर कभी भी छुट्टी नहीं लेता। सैलरी आए ना आए, ये जरूर आएगा। चलो पहले बेसिक्स। ईएमआई सिंपल भाषा में, जब कोई बड़ी चीज हमें एक बार में खरीदना हमारे बस की नहीं होता है तो बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनीज उसको छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स में तोड़ देती है और ऊपर से अपना इंटरेस्ट लगा के दे चार्ज इट टू अस। तो अब कुछ नंबर्स है जो मैंने लास्ट कपल ऑफ डेज में रिसर्च किए हैं एंड ऑनेस्टली देख के मुझे भी झटका लगा। इंडिया में हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो 33% था इन 2020 एंड इट वेंट अप टू 48.6% इन 2025, which is very shocking. एवरेज पर कैपिटा डेट 2023 में 3.9 लाख से बढ़ के 4.8 लाख हो गए इन 2025 एंड दीज आर द डेटा ऑफ 2025। अभी तो हम 2026 में आ चुके हैं, सो इसमें भी आप कुछ परसेंट इंक्रीज मान के चले। ऑन एन एवरेज एक सैलरीड आदमी मंथली अपनी सैलरी का 33 to 35% सिर्फ ईएमआईज में पे करता है। और यहीं पे आती है मिडिल क्लास फैमिली का डेंजर जोन, because 45% of the family spending they goes into all these EMIs. पहला फायदा, बड़े गोल एक्सेसिबल हो जाते हैं। इंडिया में मिडिल क्लास आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर खरीदना बहुत बड़ी बात है, बट हम बहुत लंबे टाइम तक काम करने के बाद भी वी कैन नॉट सेव इनफ कि एक घर खरीद सके। तो ईएमआई ने ये पॉसिबल बना दिया है। अपना घर एक एसेट है जो टाइम के साथ अप्रिशिएट ही होगा। द सेकेंड वन इज की कैश फ्लो मैनेजमेंट। अब एक बार में 1 लाख रुपए पे करना या फिर 9-9 हज़ार करके 12 बार में पे कर देना, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे हाथ में कैश फ्लो स्मूथ रहता है, सो वी कैन यूज दैट कैश इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। द थर्ड वन इज क्रेडिट स्कोर बिल्डिंग। ईएमआई पे करने से हमारा सिबिल इंप्रूव होता है एंड सिबिल इंप्रूव होने के कारण इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस तो दैट हेल्प्स अ लॉट to get a loan at a very decent rate from the banks. The fourth benefit is tax benefit, income tax basically. So home loan में ना दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट, एंड इफ यू फाइल आवर आईटीआर वेरी जुडिशियसली तो वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दोज टू। दोनों की डिडक्शन होती है जो कि हमारी इनकम से हमारी इनकम को कम कर देती है, या यू कैन से कि टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद में जो टैक्स कैलकुलेट होगा जिस इनकम पे वो कम हो जाएगी। एंड दीज कम अंडर सेक्शन 80C एंड 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। स्मार्ट लोग इस चीज का बेनिफिट मैक्सिमाइज करते हैं। अब आते हैं असली पार्ट पे। ये वो पार्ट है जो कोई भी नहीं बताता। पहला नुकसान, हम एक्चुअली बहुत ज्यादा पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख का लोन लिया, पर्सनल लोन, एट द रेट ऑफ 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 14%। तो टेन्योर समझ लेते हैं 5 साल का। अब इसमें होता क्या है कि 10 लाख तो प्रिंसिपल है, बट उसका 5 साल के लिए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% वुड बी 3.96 लैक्स। तो टोटली हमने 13.96 लैक्स पे किए, 14 लैक्स सम अप करके। सो जो 4 लाख एक्स्ट्रा है वो बैंक की फीस है, और ये फीस सिर्फ एक लोन की है। अब सोचो हमारे कितने लोन चल रहे होते हैं। दूसरा नुकसान, ईएमआई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हमारी सैलरी का 30 से 40% ईएमआई में जाएगा तो इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एंड वेल्थ ईएमआई से नहीं, इन्वेस्टमेंट से बिल्ड होती है। इस सिचुएशन में टाइम हमारे अगेंस्ट एंड बैंक के फेवर में काम कर रहा होता है। तीसरा नुकसान, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रैप। इससे कोई भी नहीं बच पाया है, और ये सबसे डेंजरस वाला है। इसमें मैं भी फंसा हुआ हूँ। हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में बात भी की हुई है। वही
20,000 का फ़ोन सफिशिएंट था, अब 1 लाख का लेना है। लाइफस्टाइल अपग्रेड करते करते इतनी ईएमआईज क्रिएट कर ली हमने कि वी डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट एट आवर डिस्पोजल। चौथा नुकसान, इमरजेंसी में हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। जॉब गई, हम बीमार पड़ गए, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, अगर सेविंग नहीं है और मंथली 3-4 ईएमआई चल रही है तो यू नो व्हाट विल हैपन। एक ही महीने में डिफॉल्ट शुरू हो जाएगा, 90 दिन में बैंक हमें एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। और भाई ये सुनना ना मुश्किल है, पर मैं फिर भी बोलूँगा, इंडिया में सुसाइड जो होते हैं उनमें से 19% का रीज़न फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और उनमें से 90% विक्टिम्स पे डेथ था। सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, एंड स्पीकिंग विद ऑल माई हार्ट, हमें अपने फाइनेंसेस रियली चेक इन रखने चाहिए। अननेसेसरी स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी। और ये सिर्फ नंबर नहीं है यार, ये आपके मेरे जैसे, दीज आर लाइव्स दैट हैव बीन लॉस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल स्टुपिडिटी दैट वी गाइस हैव डन। सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई ये कन्वर्सेशन जरूरी है कर। चलो अब कुछ चीजें शेयर करता हूँ मैं, जो मैं चाहता था कि मुझसे पहले ही कोई शेयर कर देता, बट आई कुडंट फाइंड समवन हु हैज बीन शेयरिंग दिस। इसका नाम है ईएमआई सैनिटी चेक। कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रूल इज 40% रूल। हमारी सारी ईएमआई मिला के, घर की, गाड़ी की, बाइक की, फोन की, और भी मल्टीपल ईएमआईज जो हम ना चाहते हुए चला लेते हैं, वो कभी भी हमारी अर्निंग का 40% क्रॉस नहीं करना चाहिए। एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अगर आपकी ईएमआईज 40% आपकी अर्निंग को क्रॉस कर जाती है तो दैट इज अ रेड फ्लैग। रूल नंबर 2, गुड डेट वर्सेस बैड डेट में फर्क समझना। होम लोन, इट इज अ गुड डेट। एसेट बन रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, टैक्स बेनिफिट है। एजुकेशन लोन, इट इज अ गुड डेट, अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। कार लोन, ओके डेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट है इफ यूर अ सैलरीड पर्सन। बिजनेस अगर आपका है देन इट इज अ डिफरेंट कन्वर्सेशन जो कि हम कभी करेंगे। बट या ओके डेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जरूरत है तभी लो, अननेसेसरी की शोशाबाजी नहीं करनी अपने को, स्टेटस के लिए नहीं लेना, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर लेना, बैड डेट। क्यों? सिर्फ खर्चा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड देम एज मच एज यू कैन। रूल नंबर 3, टेन्योर जितना उसको उतना छोटा रखो। टेन्योर बढ़ने से ईएमआई छोटी लगती है, लेकिन एट द एंड हम ज्यादा पे करते हैं। सो टेन्योर लंबा होना बैंक के लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए नहीं। जब भी एक्स्ट्रा पैसा आए, ट्राई टू डू द प्री पेमेंट, सो दैट कि हमने अगर टेन्योर थोड़ा लंबा भी ले लिया है, वी मेक श्योर कि हम प्री पेमेंट के साथ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर सके। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड पहले, ईएमआई बाद में। कोई भी नया लोन लेने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। कल को जॉब चली गई, कोई वैसा क्राइसिस आ गया फैमिली में, हेल्थ क्राइसिस, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है। सो दैट इज वाई सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू सेव सम मनी एज एन इमरजेंसी फंड। आजकल वैसे भी बिकॉज ऑफ द एआई मैनी पीपल आर लूजिंग देयर जॉब प्राइवेट सेक्टर में, तो आई वुड रियली एडवाइज यू एज एन एल्डर ब्रदर कि ट्राई टू मेक सम इमरजेंसी फंड, क्योंकि टाइम बड़ा ही अनसर्टेन आ चुका है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो पहले वो बनाओ, ईएमआई वीएमआई स्टार्ट करना, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। रूल नंबर 5, बाय नाउ पे लेटर और इजी ईएमआई से जितना उसको उतना दूर रहो। जीरो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ एक इल्यूजन है। प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस, क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट, ये सब होता है उससे। अनरेगुलेटेड फिनटेक प्लेटफॉर्म और इंस्टेंट ईएमआई, ये एक बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं, एंड हमारी डिपेंडेंसी भी इन पे बहुत बढ़ती जा रही है। अगर कोई चीज़ अफोर्ड नहीं हो पा रही तो इसका ये बड़ा क्लियर साइन है कि शायद अभी सही टाइम नहीं है उसको लेने का।
हमारी असली स्ट्रेंथ सेविंग एंड जुडिशियस इन्वेस्टमेंट में है, ईएमआई में नहीं। हर महीने ईएमआई आने से पहले सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ईएमआई कितनी कटेगी, पहला सवाल ये होना चाहिए कि इन्वेस्ट कितना होगा। बस ये एक छोटा सा शिफ्ट और हम खुद देख पाएंगे कि हाउ हमारे फाइनेंसेस कितने हमारे फेवर में वर्क कर रहे हैं। तो भाई अगर ये बात काम की लगी तो लाइक और शेयर करो, खासकर उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको लगता है कि इनको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ ठीक है ईएमआई है तो संभाल लेंगे, संभल जाएगा, जो कि ईएमआई को अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ फील करते हैं। तो प्लीज डू शेयर विद देम और कमेंट में बताओ कि कितनी ईएमआई चल रही है। जज नहीं करूंगा, भाई हूँ, भाई की तरह बात करें कमेंट में। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।